हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि मैंने बोला था आप सभी को कि मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो कल मैंने आपको सीटेट एसएसटी का सिलेबस बताया है। सिलेबस क्यों बताई हूँ? ताकि आप खुद से भी देखेंगे कि अच्छा ये टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। हिस्ट्री का कल मैंने आपको पूरा टॉपिक बताया है, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल लाइफ एंड पेडागोजी का। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीटेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मतलब अगर मैं सिलेबस के हिसाब से चलूँ तो हिस्ट्री का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। वॉट, वेन, वेयर एंड हाउ। ये इनका सबसे पहला टॉपिक है। इसीलिए मैंने बोला था कि कॉपी के फर्स्ट पेज पे सिलेबस नोट कर लो, ताकि आप वहां से खुद से भी जो है टिक कर सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब पूरा हम एनसीईआरटी से ही करेंगे। आप जानते हो कि सीटेट एसएसटी में पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। मतलब कि अब आपको केवल रटने से काम नहीं चलेगा, सारी चीजें थ्योरी वाइज पूरा डिटेल में समझना है, ताकि अगर 1 2 3 4 करके स्टेटमेंट आए तो आप समझ सकें कि जी हाँ, पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये एनसीईआरटी का सबसे पहला जो कि सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चैप्टर मैंने निकाला है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें तो बताऊंगी, बट यस आप इसके साथ साथ में कुछ चीजें भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय में आपको यही काम आने वाला है। ठीक है, तो पूरा हम थ्योरी बेस्ड चलेंगे और एनसीईआरटी से ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि पहला है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और यहाँ पर बेसिकली इसका अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँ कि इसका मतलब है क्या, तो इसका मतलब यही है कि मान लीजिए रशीदा जो है वो अखबार पढ़ रही है, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले, तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब इतने से आप समझ जाएंगे कि आखिर इस चैप्टर में किस चीज से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब कि आप खुद सोचो कि आपके सामने कोई ऐसी चीज पड़ी होगी जो 100 साल पहले की है, तो आप ये कैसे जानेंगे कि आखिर में 100 साल पहले हुआ क्या था। तो ये एक बहुत ही क्यूरियस सा क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब है। तो ये एक टॉपिक है जहां से आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें सीटेट ने ऑलरेडी पूछा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले कि आखिर में आप कैसे पता लगाओगे कि 100 साल पहले क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, ये सारी चीजें हैं। तो इसका सिंपल सा चीज है कि अगर आपको जानना है कि कल क्या हुआ था, तो आप उसके लिए रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन देखते हो या फिर अखबार पढ़ते हो। या फिर अगर आपको साथ ही यह जानना है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं? मतलब कल क्या हुआ था इसके लिए आप टीवी देख लोगे, पिछले साल क्या हुआ था आप किसी से पूछ सकते हो, बट बहुत साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इस पे ये चैप्टर डिपेंड करता है। देखिए मैं पहले ही बता देती हूं कि ये आपको एक जस्ट समझने के लिए था। यहां से सीटेट क्या क्या उठाएगा क्वेश्चन वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी कि ये चीजें हैं, तो आप इसको अपने साथ साथ कॉपी में शॉर्ट नोट्स जो है बनाते जाना। ठीक है, जो जैसे कि मैं कुछ बोल दूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको खुद उसको लिख लेना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट यही 3 चीजें नोट कर दूं और पूछ लेगा ऊपर वाला, तो इसलिए मैं आपको पूरी चीजें डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो एक बार वैसे भी पढ़ लेने से दिमाग में चीजें रहती हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर पास्ट के बारे में जानना है तो आप उसमें ये भी जान सकते हो कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते थे कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, क्या नाटक देखते थे। तो अतीत के बारे में है, इसमें आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस आती रहें। ठीक है, आप सभी का सपोर्ट रहेगा, एग्जाम तक हम पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लेंगे। तो देखो बेसिकली इसमें आपको यहां पर कुछ नोट करने की जरूरत नहीं थी, ये एक नॉर्मल सा अंडरस्टैंड वाला क्वेश्चन था, कैसे पता लगाए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब इसके नीचे आपको कुछ चीजें नोट करनी होगी, जैसे कि लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने मानचित्र जो है एक दिया हुआ है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, जैसे कि ये है। तो ये मानचित्र में इन्होंने पूरी नदियों के बारे में दिया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप नर्मदा नदी है, यहाँ पर आपको गंगा नदी के दक्षिण में यहाँ पर आपको सोन नदी मिल जाएगी, यहाँ पर आपका नर्मदा नदी है, महानदी है। तो कुछ चीजें आपको पता रहेंगी मैप के हिसाब से, तो आप अच्छे से और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा नर्मदा नदी, ये सोन नदी, महानदी, गंगा नदी। गंगा नदी के दक्षिण में सोन नदी है और सोन नदी के यहाँ पर नर्मदा नदी है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि
नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये आपको मानचित्र तो पूछेगा नहीं, क्या पता लगाना है, वो क्या पूछेगा वो सुनिए। कई लाख वर्ष पहले इस जो है से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, मतलब नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये कैसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आरंभिक लोगों में से कुछ जो है, जो कुशल संग्राहक थे, वो किस नदी के तट पर रहते थे? तो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि आरंभिक लोग से जो कुशल संग्राहक थे, जो कि जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, वो किस नदी के तट पर रहते थे? तो वो रहते थे नर्मदा नदी। तो आप अपने कॉपी में इतना नोट कर लीजिए, नर्मदा नदी लिखिए और उसके अंडरलाइन करके ये सारी चीजें आप लिख लो, क्योंकि ये यहां से स्टेटमेंट पूछ सकता है ना कि जानवरों का शिकार करते थे, कौन से नदी के तट पर रहते थे, ये सारी चीजें पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ ये चीज आपको नोट करना है। ओके, चलिए, तो सिंपल सा ये देखो, एसएसटी तो एक ऐसा है ना कि इसमें कुछ चीजें तो आपको रटनी ही पड़ेगी। यहाँ पे ये कोई गणित तो है नहीं कि कोई समझाएगा, तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बताती चलूंगी। तो ये आपको लिख लेना है और ये आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये आपको जो है हेडिंग डाल के लिखना है कि अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाना है मैप से। अब वो आपको मैप से ये पूछेगा नहीं, बट ये तो बच्चों के लिए है, बट आपको पता होना चाहिए कि आखिर में यहां पर क्या हुआ था। तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान है, याद रखना है, और किरथर पहाड़ी। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम सुलेमान, किरथर पहाड़ी, ये ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ी में ये एक ऐसी जगह है जहां पर स्त्री पुरुष ने दोनों ने मिलकर सबसे पहले, पूछेगा सबसे पहले कौन सी फसल को उपजाना स्टार्ट किया? तो गेहूं तथा जौ। कई बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि उत्तर पश्चिम में लोग सबसे पहले कौन सी फसल उगाते थे? कपास, मटर, बाजरा, गेहूं, जौ। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? तो गेहूं तथा जौ। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। फिर उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब यहां पर भेड़ बकरी की जगह पे हाथी दे देगा, ऑप्शंस में हाथी दे देगा, कुत्ता दे देगा, बहुत सारी चीजें देगा। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां थी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गारो कहां पे है? तो उत्तर पूर्व में है। और मध्य भारत में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो विंध्य की पहाड़ियां हैं। बस इतना ही आपको नोट करना है। ठीक है, और ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले चावल कहां पर उपजाया गया, तो ये विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो ये भी आपको नोट करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि स्त्री पुरुष ने सबसे पहले कौन सी फसल उपजाए? तो गेहूं तथा जौ। कहां पे हैं? तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी। ठीक है, और इन्होंने कौन से जानवरों को पालतू बनाया? तो भेड़, बकरी और गाय, बैल। ठीक है, उसके बाद से ये लोग कहां रहते थे? तो गांव में रहते थे। गारो कहां पे है? तो उत्तर पूर्व में है। मध्य भारत में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो विंध्य की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर कृषि का विकास हुआ। और सबसे पहले जो है, अगर आपसे पूछे कि चावल कहां पर उपजाया गया, तो विंध्य के उत्तर में। तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो ये पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, बाकी ये तो मैप आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं भेज दूंगी टेलीग्राम पे। अब ये देखिए, अब आपको पता है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी है। यहां पर देखिए, ये देखिए, यहां पर इन्होंने सारी नदियों के भी नाम लिख दिए हैं। तो इस मैप से आप आराम से देख सकते हो। गंगा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, काबुल नदी। यहां पर देखो, अभी हम जो किरथर की बात कर रहे थे, किरथर हो गया, सुलेमान हो गया। इसी साइड में तो स्त्री पुरुष ने सबसे पहले, जो मैंने आपको फसल बताया उसके बारे में। ठीक है, ये आपका सिंधु नदी है। ये देखिए, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहां पर देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सतलज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है और व्यास नदी है। तो ये आपसे पूछेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो ये सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी सतलुज हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया, झेलम नदी। तो आप मैप में भी देख सकते हो। तो ये पूछेगा आपसे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए,
तो वही चीज इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि आप सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। देखो, सहायक नदियां सबसे पहले कहते किसे हैं वो जानो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो बेसिकली इसमें से बस इंपॉर्टेंट ये है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है। सहायक नदियां जो एक बड़े नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो आप ये देखिए, सिंधु नदी, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस इतना ही पूछेगा सिंधु नदी में, तो आप हेडिंग डाल के सारे सहायक नदियां लिख लीजिए। चलिए, ये हो गया। अब गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता। देखो, गंगा और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, यहां पर देखिए, ये देखिए, आपको इसलिए मैं मैप दिखा रही हूं। यहां पर देखिए, ये देखिए, सहायक नदी आपको पता चल गया ना, जब सब नदियां मिलकर एक बड़ी नदी में जो है मिल जाती हैं उसको सहायक नदी बोलते हैं। तो आप यहां पर देखो, ये आपकी गंगा नदी है, यहां पर देखिए। अब गंगा नदी की सहायक नदी ये रही, ये गंगा आ रही है, ये गंगा नदी यहां से आ रही है, यहां पर देखो, ये आ रही है यहाँ पे। और इसकी सहायक नदियां आपकी सोन नदी हो गई, ठीक है, आपका यहाँ पे चंबल हो गया। यमुना नदी तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये भी आप सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, तो आपको याद रखना है सहायक नदियां क्या होती हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। और इसकी सहायक नदियां आपको यहाँ पे सोन नदी दिखेगा, आपको चंबल नदी दिखेगा, आपको यमुना नदी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये आपकी गंगा की सहायक नदी हो गई। तो यहां पर इन्होंने बेसिकली ये क्यों पॉइंट लिखा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है वो प्राचीन काल में मगध, जिसको हम वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं, तो जो गंगा नदी है ना उसके आसपास का जो क्षेत्र है इसको हम मगध पहले जानते थे। ये देखिए, ये जो गंगा नदी है इसके आसपास का जो क्षेत्र है हम इसको पहले मगध के नाम से जानते थे, बट अभी इसका नाम क्या हो गया, बिहार हो गया। तो आपसे पूछेगा कि गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो मगध, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूं। तो आप जानते हैं गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ये राज्यों की स्थापना की गई। तो गंगा की सहायक नदी, और आपको ये याद रखना है कि इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो मगध है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए, लोगों ने सदैव जो है उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि कभी कभी जो है बहुत डिफिकल्टीज होती थी यात्रा करना, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी होता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए अवसर मिलता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यात्रा करने से क्या फायदा होता है। तो यात्रा करने से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। एक तो आप एक दूसरे के विचारों के बारे में जानते हो, नए और रोचक स्थानों के बारे में आपको पता चलता है, ठीक है। गांव, दूसरे गांव के बारे में आप जानते हैं। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह आपको जो है वो मिलती है। तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं यात्रा करने से। तो ये यात्रा के बारे में इन्होंने पूरी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। जब आप अपने कॉपी में नोट करेंगे तो कुछ कुछ चीजें आप इसको नोट कर लेना। तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये भी तो एक सवाल आएगा ना कि आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो देखिए, आज के लोग, आपको पता है कि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। आप जानते हैं कि पहाड़ को आप पार करो, एक देश से दूसरे देश में जाओ। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा करे और पर्वतों की ऊंचाइयों को छुए, गहरे समुद्रों को भी पार किए। तो उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ से आए और यहीं बस गए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं। तो ये सब यात्रा करने से फायदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, देश के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। और इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया जो है इंडस से निकला है, संस्कृत में सिंधु कहते हैं। और अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ।
लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिख लेना, इंडिया शब्द, और दूसरा आपको लिख लेना है कि ये वाला देखिए, ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस और अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ये भी आपको याद रखना है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भरत का प्रयोग किसके लिए करते थे, तो उत्तर पश्चिम में लोगों के लिए, समूह के लिए हम करते थे। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक में हुआ है, कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो आप समझ सकते हो देशों के नाम से भी क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए अब अतीत के बारे में आप कैसे जानोगे। अतीत के बारे में जानने के लिए एक तो पांडुलिपियां होती हैं, एक अभिलेख होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पांडुलिपियां किसे कहते हैं और अभिलेख किसे कहते हैं। आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो, ये रही आपके सामने पांडुलिपि। आप इसे पढ़ नहीं पाएंगे, इसको हम बोलते हैं पांडुलिपि। अब ये क्या है, इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त करते हैं। एक तरीका होता है कि आप लिखी गई पुस्तकों को ढूंढो और पढ़ो, और ये पुस्तकें जो है हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो पांडुलिपि आपसे पूछेगा कि पांडुलिपि हम किसे कहते हैं, तो ये पुस्तकें जो हैं वो हाथ से लिखी होती हैं, इसीलिए हम इसको पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, पांडुलिपि को अंग्रेजी में हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो कि लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ है या से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र से लिखी मिली है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि पांडुलिपिया का मतलब क्या होता है, पांडुलिपि किसे कहते हैं। तो ये हाथ से लिखी जाती हैं और इसको अंग्रेजी में हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, लैटिन शब्द मेनू से बना हुआ है। और ये प्रायः किस पे आपको मिलेगी पांडुलिपियां, तो ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से जो है तैयार भोजपत्र से लिखी मिली है। तो यहां पर आपके सामने पांडुलिपि आ गया, लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो इसे हम क्या बोलते हैं, तो हाथ से लिखा हुआ। किस पे लिखा होता है, ताड़पत्र या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप कभी भूलेंगे नहीं कि आखिर में ये पांडुलिपि क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अभिलेख किसे कहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपको पता है कि पांडुलिपि जो होते हैं, एक मान लीजिए किसी कॉपी पे किसी पेड़ की छाल पे लिखा हुआ है, तो इसको कीड़े भी खा लेते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, और बट कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं और ये मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। तो पांडुलिपियां कहाँ पर प्राप्त होती हैं, मंदिर और विहार में। इन पुस्तकों में आपको कौन कौन सी धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य जो है आपको प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब अभिलेख के बारे में देखिए, ये आपके सामने अभिलेख है। अभिलेख किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। देखो हम जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, ये ऐसे लेख होते हैं जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो पांडुलिपि अभिलेख में अंतर आपसे पूछेगा। पांडुलिपि हाथ से लिखा जाता है पेड़ की छाल पे और आप ताड़पत्रों पे लिखते हैं, बट जो अभिलेख होता है ये आपके सामने दिख रहा है, ये है अभिलेख। ये आप देख सकते हो कितने कठोर वस्तु पे लिखा हुआ है। ये आमतौर पर आपको जो है पत्थर पे या फिर जो भी धातु हो गया, चाहे वो मटका हो गया, कोई मेटल की चीज है, उस पे लिखते हैं, कठोर सतह पर लिखा जाता है। तो ये अभिलेख है, देख सकते हो आप, मजबूत पत्थर पे लिखा हुआ है, कठोर है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। किसी दीवार पे लिखवा देंगे, किसी पत्थर पे लिखवा देंगे, उसको बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, और कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। और तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि अभिलेख जो है कठोर सतह पर लिखा जाता है। और ये आपके सामने अभिलेख लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए एक चीज और है कि इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये पुरातत्वविद क्या होता है। यहां पर देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर में कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले देखो कि जो लोग भी ऐसी चीजों को अतीत में बनी हुई और इसको प्रयोग में लाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, हम उनको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद जो है पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों, यहां पर देखिए
ये चित्र है, ये मूर्ति का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। ऐसे लोगों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले थे। तो ये आपके सामने दिख ही सकता है, ये देखिए। तो ये जो पुरातत्वविद का जो अध्ययन करते थे, ये औजार, हथियार, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इनकी खुदाई भी करते थे। और ऐसे तत्व कठोर होते थे तथा ये नष्ट थोड़ी ना होगा, ये कठोर भी है। तो इन सब चीजों को जो लोग अध्ययन करते थे, हम उनको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद जो है जानवर, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इसमें से इनको जानने में मदद मिलती थी कि पहले के लोग क्या खाते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, आपको मैंने बता दिया कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, हाथ से लिखे जाते हैं। अभिलेख जो है कठोर सतह पर लिखा जाता है। और पुरातत्व भी आपको समझ में आ गया। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा भी हुआ है कि पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। और यहां पर भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर तिथियों का मतलब क्या है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां पर एक बार मैं इसमें आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, अतीत, एक या अनेक, इसमें आपसे क्या पूछेगा कि ये पूछेगा कि जो पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह प्राप्त करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंडमान द्वीप समूह के जो लोग थे वो पहले क्या चीजें, अपना भोजन कैसे बनाते थे, तो मछलियों को पकड़कर, शिकार करके, फल फूल से। बस इतना ही आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर इसके नीचे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उस समय जो अपनी शासक विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा, उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब यहाँ पर तिथियों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तिथि को क्या कहते हैं। देखिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो याद रखिएगा, जो भी वर्ष है उसकी गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो हैं वो ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो बेसिकली देखिए, तिथि से रिलेटेड याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है कि बीसी का मतलब क्या होता है, तो बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व होता है। और कभी कभी आपने एडी सुना होगा, तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी एडी की जगह पे सी तथा बीसी की जगह पे बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग, ये क्वेश्चन पूछा है 7 फरवरी के पहले ही शिफ्ट में पूछा था, पहला ही प्रश्न था कि कॉमन एरा का क्या मतलब, सीई का फुल फॉर्म बताइए। तो सीई का मतलब होता है कॉमन एरा तथा बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये सारे फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इसी कैलेंडर का प्रयोग सामान्यतः होता है। ठीक है, और भारत में तिथियों के इस रूप को लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। जैसे कि बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, सी यहाँ पर देखिए, सी का मतलब कॉमन एरा, बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया है बिफोर क्राइस्ट, ये एडी, ये एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये सारी चीज भी आप नोट कर लेना। ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मैंने आपको बताया है 7 फरवरी के पहला क्वेश्चन एसएसटी में पूछा हुआ है। तो बस इतनी ही सारी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं थी, कुछ कुछ चीजें ही थी जो कि इंपॉर्टेंट थी और मैंने जैसा कि आपको बता भी दिया है। अब ये आपके सामने एक यहाँ पे मैं पूछ भी लेती हूँ। यहाँ पे आपको इसका सुमेलित करके बताना है। नर्मदा नदी घाटी,
मगध, गारो पहाड़िया, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, गंगा घाटी। और यहाँ पे लिखा है पहला बड़ा राज्य आखेट तथा संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि, प्रथम नगर। तो आप बताइएगा, ठीक है। और पांडुलिपि तथा अभिलेख में से एक प्रमुख अंतर भी बताएं। तो ये हो गया आज की हमारी क्लास। पूरा मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, पूरा एनसीईआरटी का ही है ये पूरा। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उसे गलत नहीं करेंगे। बाकी जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखिए डेली क्लासेस होंगी।